अब बुद्ध ने जब ये क्रांति की और उसके परिणाम आए तो उसके बाद ब्राह्मण कोई चुप तो रहने वाले थे नहीं, तो उन्होंने प्रतिक्रांति की शुरुआत की। तो अगला जो टॉपिक है वो है प्रतिक्रांति की तैयारी। यूरेशियन ब्राह्मणों ने इस क्रांति को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने फिर से अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए प्रतिक्रांति की तैयारी करना शुरू कर दिया। यूरेशियन ब्राह्मणों ने भिक्षु संघ में घुसपैठ करके प्रतिक्रांति की तैयारी शुरू कर दी। इस घुसपैठ से उन्होंने भिक्षु संघ को अंदर से विभाजित किया, बुद्ध की विचारधारा में मिलावट की और लोगों में भ्रांतियां फैलाई। बुद्धिज्म को राजाश्रय मिला हुआ था, इसलिए मौर्य राज्य व्यवस्था में घुसपैठ की और मौर्य राज्य व्यवस्था को भी अंदर से खोखला किया। इसी परिस्थितियों का फायदा उठाकर पुष्यमित्र शुंग ने प्रतिक्रांति की। इस प्रतिक्रांति द्वारा मौर्य साम्राज्य का आखिरी सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी। प्रतिक्रांति के महत्वपूर्ण अलग अलग परिणाम निकले, जिसमें जो महत्वपूर्ण परिणाम था वो ये था कि बुद्धिज्म को जो राजाश्रय मिला हुआ था वो समाप्त हो गया। दूसरा परिणाम निकला जाति व्यवस्था का निर्माण। तीसरा परिणाम क्रमिक असमानता का निर्माण, अस्पृश्यता का निर्माण। चौथा परिणाम आदिवासियों का सेग्रीगेशन, अलगीकरण हुआ। इस प्रतिक्रांति के कारण जो पांचवा परिणाम निकला वो महिलाओं की गुलामी है। और छठवां परिणाम था कि शूद्रों का ब्राह्मण धर्म से समझौता, यानी आज की तारीख में जो ओबीसी है, तो जिन्होंने ब्राह्मण धर्म समझौता किया, ब्राह्मणों ने उनको अपने धर्म में शामिल करके शूद्र घोषित किया। इसका बहुत बड़ा परिणाम यह हुआ कि प्रतिक्रांति के बाद मूल निवासी कई समूहों में विभाजित हो गए। आज की दृष्टि से जिन मूल निवासियों ने ब्राह्मण धर्म को मानना स्वीकार किया, उन लोगों को ब्राह्मणों ने शूद्रों का दर्जा दिया। पुराणों के द्वारा घोषणा की कि ब्राह्मणों के बाद बाकी सभी शूद्र हैं। जिन मूल निवासियों ने ब्राह्मण धर्म मानने से इनकार कर दिया, उनको अछूत घोषित कर दिया। जिन मूल निवासियों ने समझौता नहीं किया लेकिन वे जंगलों में चले गए, वे बाद में आदिवासी कहलाए। जो अपने जीवन निर्वाह के लिए अपराध करते रहे, उनको क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित किया गया। इस तरह की बुद्धिस्ट प्रजा जो वास्तव में मूल निवासी प्रजा थी, उसको आज की दृष्टि से 4 समूह में विभाजित करने में कामयाब हो गए। यह विभाजित प्रजा पहले के बुद्धिस्ट और मूल निवासी लोग ही थे। बाद में मुसलमान राजा भारत में आए। उनके समय में SC, ST, OBC क्रिमिनल ट्राइब्स का धर्म परिवर्तन हुआ, मुसलमान हुए। अंग्रेज आने के बाद ईसाई बने। इस तरह से भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट ये सभी मूल निवासी लोग बने या लोग हैं। तो बेसिकली इस पॉइंट में प्रतिक्रांति के बाद जो परिणाम आया उसके बारे में बताया गया है कि जब प्रतिक्रांति हुई और देश में मारकाट मची, तो जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, उनमें से एक वर्ग ऐसा हुआ जिसने ब्राह्मण धर्म को स्वीकार किया, उन्हें शूद्र बनाया, उन्हें ब्राह्मणों ने शूद्र घोषित किया। एक वो वर्ग हुआ जिसने ब्राह्मण धर्म को स्वीकार नहीं किया, उन्हें गांव के बाहर खदेड़ दिया, जिन्हें अछूत कहा जाता है। और एक वर्ग वह हुआ जो इस लड़ाई झगड़े में जो खून खराबा मचा हुआ था, वहां से वो निकलकर वो जंगलों में चला गया, जिन्हें आज आदिवासी कहा जाता है। और फिर समय समय पर जब विदेशों से अन्य अन्य धर्म आए और भारत में भी जो नए नए धर्म इजाद हुए, तो यही जो बुद्धिस्ट लोग थे ये उसमें कन्वर्ट होते चले गए। जब मुसलमान आए तो मुस्लिम बन गए, ईसाई आए तो ईसाई बन गए। भारत में सिख धर्म जो पैदा हुआ तो सिख इसमें कन्वर्ट हो गए। तो ये मौलिक रूप से भारत के मूल निवासी और बुद्धिस्ट लोग हैं। तो आज जितने ये धार्मिक समूह दिखाई देते हैं, तो ये बेसिकली भारत के मूल बौद्ध लोग हैं। उन्हीं से मुस्लिम बने, उन्हीं से सिख बने, उन्हीं से ईसाई बने, उन्हीं से लिंगायत बने। ये अलग अलग जो वर्ग है, ये जो दिखाई देते हैं, ये प्रतिक्रांति का परिणाम है। अब अगला पॉइंट है, शिक्षित वर्ग को ही क्यों संगठित करना चाहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
हम शिक्षित वर्ग को ही संगठित कर रहे हैं। यह बात निश्चित रूप से सोचने वाली है कि शिक्षित वर्ग ही बुद्धिजीवी वर्ग होता है और उन्हें क्यों जोड़ना चाहिए, इसके कई कारण बताए जा सकते हैं, मगर हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कारणों की चर्चा करेंगे। पहला कारण है सोचने की क्षमता। तो शिक्षित वर्ग को जीवन जीने के नए दृष्टिकोण का पता चलता है और इस दृष्टिकोण के तहत यह वर्ग अपने वर्तमान जीवन और स्तर की समीक्षा करता है, जिससे उसे अपने स्तर का पता चलता है। अगर उसे जीवन स्तर घटिया नजर आता है तो वो उसे बदलने के लिए सोचता है और ऐसी व्यवस्था के सपने देखता है जिसमें जीवन स्तर घटिया ना हो। इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग नए समाज और व्यवस्था का सपना देखता है। इस तरह पहला कारण तो यह है कि वह घटिया व्यवस्था को बदलकर नई हितकारी व्यवस्था का सपना देखता है या उस हितकारी व्यवस्था का निर्माण करने के बारे में सोचता है। ये सोचने की जो क्षमता है ये शिक्षित वर्ग में होती है। दूसरा कारण है विश्लेषण क्षमता। अब घटिया स्तर प्रदान करने वाली व्यवस्था कैसे निर्माण हुई, उसकी निर्मिति के क्या क्या प्रमुख कारण है, वह किसके हित में कार्यरत है, उसी के हित में क्यों कार्यरत है, इन सब बातों का विश्लेषण करने के लिए एक विशिष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसे समीक्षा शास्त्र कहते हैं। यह विश्लेषण क्षमता भी बुद्धिजीवी वर्ग के पास ही होती है। इस प्रकार यह दूसरा कारण है कि बुद्धिजीवी के पास विश्लेषण क्षमता होने के कारण उन्हें पहले जोड़ना आवश्यक है। तीसरा कारण है संगठन का निर्माण करना। बुद्धिजीवी वर्ग जब व्यवस्था को समझता है, उसका विश्लेषण करता है, तब वह इस व्यवस्था को बदलने के लिए संगठन निर्माण करने का कार्य भी बुद्धिजीवी वर्ग ही करता है, क्योंकि वह जानता है कि साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन की आवश्यकता होती है। इस तरह से वह साधन की महत्ता को जानता है और अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए उसी अनुपात में संसाधनों का निर्माण करता है। यह तीन विशेषताएं बुद्धिजीवी वर्ग की होती है। यही कारण है कि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग से बुद्धिजीवी वर्ग की निर्मिति को प्राथमिकता दी थी। जो आंदोलन राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने 1848 से 1890 तक चलाया और जो आंदोलन 1916 से 1956 तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, उस आंदोलन से आज हम देखते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण हुआ है। अतः बुद्धिजीवी वर्ग की इन विशेषताओं की वजह से ही इस वर्ग को संगठित कर रहे हैं। अब हमारे जो महापुरुष रहे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने जो अपने समय में आंदोलन चलाया, जन जागृति का अभियान चलाया, अधिकारों की लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने पर उनका जो बुद्धिजीवी वर्ग यानी कि पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण करने के पीछे आखिर इन महापुरुषों का क्या उद्देश्य था, इसको अब अगले पॉइंट में क्लियर किया गया है, जिसका टॉपिक है बुद्धिजीवी वर्ग की निर्मिति का उद्देश्य। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिजीवी वर्ग की निर्मिति को प्राथमिकता क्यों दी? क्योंकि वह जानते थे कि जिस मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बदलना है, उस व्यवस्था को बदलने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण करना आवश्यक है। बुद्धिजीवी वर्ग ही व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन को चला सकता है, इसीलिए उसकी निर्मिति को प्राथमिकता दी गई। व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन चलाने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग महत्वपूर्ण साधन है और इस साधन का निर्माण करना व्यवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक है। यह बात ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बुद्धिजीवी वर्ग के निर्माण को इन महापुरुषों ने प्राथमिकता दी, अपना प्रथम उद्देश्य रखा। अब इस पॉइंट से हमें क्लियर हो गया कि हमारे महापुरुष बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण क्यों करना चाहते थे। अब सेकंड जो पॉइंट है वो प्रश्न खड़ा किया जा रहा है कि क्या वर्तमान का बुद्धिजीवी वर्ग वाकई में वैसा काम कर रहा है जैसी अपेक्षा हमारे महापुरुषों ने की थी। इसको
इस पॉइंट में क्लियर किया है कि क्या बुद्धिजीवी वर्ग यह कार्य कर रहा है, क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग से निर्मित बुद्धिजीवी वर्ग अपने महापुरुषों की इच्छा के अनुरूप कार्य कर रहा है। इसकी समीक्षा करने के बाद पता चला कि यह वर्ग ऐसे किसी कार्य में सक्रिय रूप से भागीदार दिखाई नहीं देता है। इतना ही नहीं, जिस समाज से यह वर्ग आया है उस समाज को भी यह उपेक्षित भाव से देखता है और उससे दूर रहता है। यह अनुभव अपने जीवन काल के उत्तरार्ध में बाबा साहब अम्बेडकर को भी हुआ था और उन्होंने बड़े ही दुखी मन से 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला ग्राउंड में कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं सोचता था कि पढ़ लिख कर यह वर्ग अपने समाज की सेवा करेगा, मगर मैं देख रहा हूँ कि मेरे इर्द गिर्द क्लर्कों की भीड़ इकट्ठा हुई है जो अपना ही पेट पालने में लगी हुई है। यह दुखी भावना इस बात का सबूत है कि पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग अपने समाज से और उसके स्नेह भाव से दूर जा रहा है। यही वजह है कि गांव में रहने वाले लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार और भेदभाव का व्यवहार बढ़ गया है। जिस कार्य के लिए राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस वर्ग का निर्माण किया था, उस कार्य में यह वर्ग दिखाई नहीं देता है। जिस वर्ग से नेतृत्व की उम्मीद की गई थी, वह वर्ग सरकार का नौकर बनकर रह गया है। आधे अधूरे और कच्चे लोगों के हाथों में आंदोलन की बागडोर छोड़ दी गई है। इसका नतीजा हम देखते हैं कि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन आज चलता हुआ नजर नहीं आता है। ये प्रश्न खड़ा किया गया कि बुद्धिजीवी वर्ग इस काम में नहीं लगा हुआ है, तब उसका सॉल्यूशन भी बता रहे हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग ने क्या करना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि बुद्धिजीवी वर्ग ने क्या करना चाहिए। बुद्धिजीवी वर्ग को वही कार्य करना चाहिए जिसकी उसके निर्माताओं ने यानी महापुरुषों ने उनसे उम्मीद की थी। देश भर में गैर बराबरी की व्यवस्था चल रही है। जब तक उस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता, तब तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग व्यवस्था में पिसते रहेंगे और उनके साथ हर तरह का भेदभाव होता रहेगा। इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग को व्यवस्था परिवर्तन के लिए संगठित होना चाहिए, संगठित करना चाहिए और एक प्रभावी आंदोलन बनाना चाहिए। इस कार्य को करने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग को सामने आना चाहिए। अपने महापुरुषों की अपेक्षा और बुद्धिजीवी वर्ग की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए बामसेफ उपरोक्त कार्य को अंजाम देने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग को संगठित करने का प्रयास कर रहा है। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया कि आखिर बामसेफ बुद्धिजीवी वर्ग को ही क्यों संगठित करना चाहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य, यानी बामसेफ का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है? तो वो उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन के लिए समर्पण।